Hello everyone, welcome to NEET पे जीत series. This is Adesh from LearnoHub, the free learning platform जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी absolutely for free. Only at learnohub.com. तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी नीट बायोलॉजी की नेक्स्ट चैप्टर विच इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ट्रस्ट में बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर सुपर डुपर इजी है, बिकॉज इस चैप्टर से बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इस चैप्टर को समझना बहुत आसान है और बहुत स्कोरिंग है ये चैप्टर। तो ऐसे चैप्टर को हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस चैप्टर सो दैट इस चैप्टर से अगर एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो वो ना हो आपसे मिस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं हमारे चैप्टर के साथ और चैप्टर में हम इन डिटेल कवर करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक सेल डिवीजन को। तो चैप्टर में डिटेल में जाने से पहले हम सेल डिवीजन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो सेल डिवीजन जो टर्म है इसको सिनोनिमस माना जाता है टू द टर्म सेल रिप्रोडक्शन, बिकॉज आप जानते हैं रिप्रोडक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे सेवरल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड सो इज द केस सीन इन द सेल्स ऑल्सो, बिकॉज सेल्स में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि एक सिंगल सेल मल्टीपल सेल्स को प्रोड्यूस करता है। और किस मैकेनिज्म के थ्रू मल्टीपल सेल्स प्रोड्यूस होते होंगे उस सिंगल सेल से? एंड द आंसर वुड बी सेल डिवीजन, राइट? तो आप बच्चों, आपको याद होगा हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में सेल थ्योरी नाम का एक टॉपिक पढ़ा था और सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट होते थे। द थर्ड पोस्टुलेट वाज एडेड बाय रुडोल्फ वर्काउ, जिन्होंने एक फ्रेज दिया था कॉल्ड ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, जिसका कि क्या मतलब होता था? इट मेंट ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सारे नए सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स से ही डिराइव होते हैं। तो आखिरकार किस मैकेनिज्म के थ्रू ये पॉसिबल है कि एक सेल बहुत सारे नए सेल्स को प्रोड्यूस करे? वो मैकेनिज्म ही सेल डिवीजन है। ओके, सो इसका हम बेस्ट एग्जांपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, बट आपको पता होगा कि हर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ बिगिन करता है बाय अ सिंगल सेल, जो कि होता है एक फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट, राइट? अब ये जाइगोट जो है, वो जो सेल है वो डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस करता है, जो कि एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्स बॉडी को फॉर्म करेगा, राइट? सो आप जानते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, जो कि डिवाइड एंड रीडिवाइड करेगा टू फॉर्म द एंटायर बॉडी ऑफ द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक दिस। ओके, तो देखिए कितने आपको यहां पर सेल्स का नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जस्ट बिकॉज यहां पर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग एंड दे आर डिवाइडिंग। ओके, ठीक है। एंड इनफैक्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में तो जो सेल डिवीजन है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अपना नंबर बढ़ाते हैं। ओके, राइट। तो अब हम देख लेते हैं द वेरियस टाइप ऑफ सेल डिविजन्स के बारे में। तो कितनी टाइप की सेल डिविजन आपको देखने को मिलती हैं? तो देयर आर बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द सेल डिविजन। सो पहली टाइप की सेल डिविजन कहलाती है एमाइटोसिस, the second one is called mitosis and the third one is called meiosis or the meiosis। तो आइए इन डिटेल हम इन सारी टाइप्स ऑफ सेल डिविजन को कवर करेंगे अपनी अपकमिंग स्लाइड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन के साथ, व्हिच इज दी एमाइटोसिस। एंड बच्चों, एमाइटोसिस सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन है और ये आपको सारे सिंपल यानी कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलेगी, जैसे कि बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया जो कि हैं द ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट? और कुछ लोअर फंजाई जैसे कि यीस्ट में, अमीबा कुछ है ना, कुछ ऐसे प्रोटिस्ट जैसे अमीबा, पैरामीशियम के मैक्रो न्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस जैसे हम बुलाते हैं। आपको पता है ना, पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते थे आपको, वन इज बिगर इन साइज जैसे हम मेगा न्यूक्लियस या फिर मैक्रो न्यूक्लियस बुलाते हैं, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस जो कि स्मॉलर इन साइज होता है। तो उस मेगा न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलता है एमाइटोसिस। एंड साथ ही साथ हम ह्यूमन बींग्स के जो कार्टिलेज सेल्स होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, इन कॉन्ड्रोसाइट्स में भी आपको एमाइटोसिस देखने को मिलती है,
राइट। सो एमाइटोसिस का अकरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब इसको सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन क्यों बुलाते हैं? बिकॉज इस टाइप के सेल डिवीजन में आपको कोई स्पिंडल का फॉर्मेशन नजर नहीं आएगा, साथ ही साथ ना ही इनका जो जेनेटिक मटेरियल जो कि क्रोमैटिन फाइबर्स हैं उनका कोई कंडेंसेशन नहीं होगा, यानी कि वो शॉर्टन नहीं होंगे टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स। एंड यहां पर इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इस डिवीजन के टाइम पर वो इंटैक्ट रहती है, वो डिसअपियर या ब्रेक नहीं होती है। सो दिस इज अ की फीचर ऑफ द एमाइटोसिस। एंड जब भी जो इनका जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होगा ताकि वो इक्वली या डिस्ट्रीब्यूट होना हो इनटू द डॉटर सेल, वो हमेशा फिजन या फिर जो इनका डिवीजन का टाइम है उससे पहले होता है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे अपनी माइटोसिस या मियोसिस में जो डुप्लीकेशन होता था ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वो एक स्पेसिफिक फेज में होता है, जैसे दैट इज कॉल्ड द एस फेज और द सिंथेटिक फेज। बट यहां कोई सिंथेटिक फेज नहीं होती है, जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन और जस्ट प्रायर टू द सेल डिवीजन इनका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करता है, राइट। सो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा विद रेफरेंस टू दीज ऑर्गेनिज्म और दीज सेल्स, ठीक है। ओके, सो देखिए आखिर एमाइटोसिस होती कैसे है। सो एमाइटोसिस इन्वॉल्व करती है बड़ा ही सिंपल मैकेनिज्म। कैसा है वो सिंपल मैकेनिज्म? आपको बस क्या देखने को मिलेगा, आपने लोअर क्लासेस में अमीबा में फिजन की प्रोसेस तो पढ़ी होगी ना, तो आप जानते होंगे कि कैसे एक अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो सबसे पहले कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगता है, यानी कि देखिए इनका न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा जिसकी वजह से यहाँ सेंटर में वो ऐसे पास आ जाएगा, दैट मीन्स इट स्टार्ट्स कॉन्स्ट्रिक्टिंग। और साथ ही साथ कॉन्स्ट्रिक्ट होती है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कैसे इलोंगेशन के बाद न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एंड सो इज द केस विद दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी आपस में कॉन्स्ट्रिक्ट होके एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगी, एंड फाइनली एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। बट इस सिंपलेस्ट टाइप की सेल डिवीजन का एक ड्रॉबैक है। क्या है वो ड्रॉबैक? वो ड्रॉबैक ये है कि यहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है। मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है बिटवीन द डॉटर सेल्स। ओके, और ऐसे में क्या एरर्स आते हैं? देयर आर एरर्स जो कि देखने को मिलते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की मेटाबॉलिज्म में और रिप्रोडक्शन में। तो हेंस एमाइटोसिस हैज इट्स लिमिटेशंस। आई होप इट इज क्लियर। तो आइए बच्चों, अब हम एक कंपैरेटिव स्टडी ले लेते हैं बिटवीन आवर नेक्स्ट टू टाइप ऑफ सेल डिविजन विच आर माइटोसिस एंड मियोसिस। तो बच्चों माइटोसिस एंड मियोसिस को हम इस चैप्टर में डिटेल में कवर करने वाले हैं, बट उसमें डिटेल में जाने से पहले हम एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं बिटवीन द डिफरेंस, है ना, बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सो दैट आपको एक जनरल आइडिया लग जाए कि आखिरकार ये दो डिवीजन जो हैं वो आपस में कैसे डिफरेंट है। सो कुछ फीचर्स के बेस पे हम माइटोसिस एंड मियोसिस को डिवाइड करेंगे। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेस पे हम डिवाइड करेंगे माइटोसिस मियोसिस को, दैट इज देयर अकरेंस, कि आखिरकार ये सेल डिवीजन आपको देखने को कहां मिलती हैं। सो अगर बात की जाए माइटोसिस की, तो माइटोसिस आपको देखने को मिलती है इन दी डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। सो क्या मतलब है इन टर्म्स का, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स? तो देखिए डिप्लॉयड कंडीशन के बारे में आप जानते होंगे, दैट मीन्स टू हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, और इस कंडीशन को हम 2n कंडीशन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का क्या मतलब है? दैट मीन्स आपके पास जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स के बारे में ले लेते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में आप जानते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका मतलब ये है, और वो कंडीशन हमारी डिप्लॉयड कंडीशन में होती है, दैट मीन्स डिप्लॉयड कंडीशन पे हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। इसका मतलब हमारे पास 23 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं जो कि 2 कॉपीज ऑफ ईच प्रेजेंट है जहां पर, दैट मीन्स अगर हम क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें तो उसकी एक और कॉपी आपके पास प्रेजेंट होगी, दैट इज why it is said to have diploid condition। तो हर क्रोमोसोम, हर 23 डिफरेंट क्रोमोसोम की आपके पास 2 कॉपीज हैं, hence it is diploid condition, right? तो diploid condition का मतलब क्या होता है? to have 2 copies of each chromosome, okay? and somatic word, देखिए सोमा वर्ड का मतलब ही होता है बॉडी, दैट मीन्स हम यहां पर उन सेल्स की बात कर रहे हैं जो कि हैं द बॉडी सेल्स। तो बॉडी सेल्स जो कि डिप्लॉयड हैं उनमें देखने को मिलती है माइटोसिस, ये इनकी जनरल अकरेंस की बात की जाए। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जहां पर, या कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर आपको ये डिवीजन हेप्लॉइड सेल्स, यानी कि जिनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उनमें भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए अगर मेल हनी बीज की, जिन्हें हम एक और नाम से बुलाते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ड्रोन्स। तो ड्रोन्स जो होते हैं दे आर मेल हनी बीज एंड दे आर हेप्लॉइड इन नेचर, ओके। और
इनमें जो मोड ऑफ सेल डिवीजन है दैट इज गोइंग टू बी माइटोसिस इटसेल्फ, ठीक है। एंड साथ ही साथ कुछ प्लांट्स जो कि लोअर प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्गी को ही ले लीजिए। तो आपने पढ़ा है ना, हमने प्लांट किंगडम में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा था, तो हमने देखी थी हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जहां पर आप एक गैमेटोफिटिक जनरेशन देखते थे जो कि अराइज करती थी फ्रॉम द गैमीट्स इटसेल्फ। तो आप जानते हैं गैमीट्स भी हेप्लॉइड होते हैं और गैमेटोफिटिक जनरेशन भी हेप्लॉइड है। तो वो मल्टीसेल्युलर गैमेटोफिटिक जनरेशन उस सिंगल गैमीट से कैसे डेवलप हुई होगी? अगेन बाय द सेल डिवीजन कॉल्ड माइटोसिस, राइट? क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस डिवीजन। अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की सेल डिवीजन की, दैट इज मियोसिस की अकरेंस की, तो ये आपको देखने को मिलती है इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। देन अगर हम बात करें नेचर की, तो आखिरकार ये सेल डिवीजन किस टाइप की होती है? तो माइटोसिस को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन, मतलब इसको माना जाता है कि ऐसी सेल डिवीजन है जहां पर जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम द पेरेंट सेल, उनके पास प्रेजेंट होंगे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेरेंट सेल जिसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो डिवाइड करेगा तो उसके जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे उसके पास भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, दैट इज 46। तो ऐसी टाइप की सेल डिवीजन वुड बी माइटोसिस एंड उसको हम बुलाएंगे इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। वाइल अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस को हम बुलाते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बुलाते हैं भाई इसको हम रिडक्शनल डिवीजन? कुछ रिड्यूस ही हो रहा होगा यहाँ पर, एंड दैट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहां पर इस डिवीजन के एंड में जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं उनके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो पेरेंट सेल्स के कंपैरिजन में हाफ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक पेरेंट सेल जिसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो मियोसिस अंडरगो करेगा, तो जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी उनके पास 46 की बजाय हाफ द नंबर क्रोमोसोम, दैट इज 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे, एंड दैट इज द रीजन इस टाइप की डिवीजन को हम बुलाते हैं रिडक्शनल डिवीजन। आई होप इट इज क्लियर। फिर अगर हम देखें एक डिवीजन के, अगर इन दोनों टाइप की डिवीजन के बीच में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ अनदर पॉइंट, दैट इज द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म्ड। तो कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं इन सेल डिवीजन के एंड में? तो अगर बात की जाए माइटोसिस की, तो माइटोसिस के एंड में एक सेल की डिवीजन पे 2 डॉटर सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो समथिंग लाइक दिस। तो एक सपोज दिस इज द पेरेंट सेल, जब ये डिवाइड करेगा तो इट विल प्रोड्यूस हाउ मेनी डॉटर सेल्स? 2 डॉटर सेल्स। तो हेंस 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। वाइल अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में आपको टोटल 4 नंबर ऑफ डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगी बाय द डिवीजन ऑफ 1 सेल। तो ये एक सेल है, ये डिवाइड करके 2 सेल्स प्रोड्यूस करेगा, एंड ये 2 सेल्स भी फर्दर डिवाइड करके 2 सेल्स ईच प्रोड्यूस करेगा। तो हेंस एट द एंड आपको देखने को मिलेंगी 4 डॉटर सेल्स, राइट? तो ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं द पेरेंट जनरेशन एंड दिस इज द डॉटर जनरेशन, राइट? सो यहां पर भी ये पेरेंट जनरेशन है, दिस इज द डॉटर जनरेशन, ठीक है। एंड लास्टली नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिविजन्स इन्वॉल्व। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिविजन इन्वॉल्व का क्या मतलब है? यहाँ पर कितनी डिविजन्स में ये कंप्लीट होगा? सो जो माइटोसिस है वो एक सिंगल डिवीजन में कंप्लीट हो जाती है, दैट मींस एक बार ही इनका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फॉलोड बाय देयर साइटोप्लाज्म एंड दिस डिवीजन वुड बी कंप्लीट। वाइल अगर आप देख रहे होगे इस टाइप की सेल डिवीजन में, जैसे मियोसिस बुलाते हैं, उसमें देखिए 2 स्टेप में ये डिवीजन कंप्लीट हुई। फर्स्ट स्टेप में एक सेल से 2 सेल्स बने, फिर सेकेंड स्टेप में ये 2 सेल्स भी फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड हो रहे हैं ईच। सो इसका मतलब यहां पर 2 स्टेप्स में ही कंप्लीट हो रही है ना प्रोसेस, इसीलिए यहां पर 2 आपको न्यूक्लियर डिविजन देखने को मिलती है विच आर कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 रिस्पेक्टिवली। तो आइए अब हम इन डिटेल कवर करेंगे इन टाइप की सेल डिविजन को, जहां हम आगे बढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में विद द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डिविजन विच इज माइटोसिस इन डिटेल, जो कि एक सिंपल टाइप की सेल डिवीजन है, एक नॉर्मल सेल डिवीजन। तो आइए बच्चों अब हम बिगिन करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल समझने से पहले आपको एक बात अपने मन में ध्यान रखनी है कि जब भी एक सेल डिवाइड करता है तो डिवीजन के टाइम पर उसमें बहुत सारे इवेंट्स अकर करते हैं या बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं जब एक सेल अंडरगो करता है एक सेल डिवीजन। और जितने भी इवेंट्स आपको उन चेंजेस के दौरान देखने को मिलेंगे वो बहुत ही सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं। दैट मींस एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट, ऐसे डिफरेंट इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे विद इन दी सेल डिवीजन, ओके। और वो सारे इवेंट्स जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। दैट मींस फाइनली डिफरेंट इवेंट्स को या डिफरेंट चेंजेस जो हैं वो फाइनली रिटर्न बैक करते हैं टू द ओरिजिनल स्टेट, एंड हेंस इन
सारे इवेंट्स को हम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करता हुआ बताते हैं द सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल साइकिल क्या हुआ? इट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑल द इवेंट जो कि एक सेल अंडरगो करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, ओके। और कौन कौन से हैं वो चेंजेस या डिवीजन के टाइम पर जो इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे? तो वो इवेंट्स में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी सेल की ग्रोथ, क्योंकि ऑब्वियसली जब सेल साइज में बड़ा होगा तभी तो वो डिवाइड करने के लिए रेडी होगा। सो सेल की ग्रोथ देखने को मिलेगी, साथ ही साथ सेल का जो ब्लूप्रिंट है, जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जिसको कि उसको ट्रांसफर करना है टू द नेक्स्ट सेल, ओके, दैट इज द डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल, वो उसको डुप्लीकेट करेगा, दैट इज डीएनए का यहाँ पर डुप्लीकेशन भी देखने को मिलता है। एंड फाइनली जब वो डुप्लीकेट हो जाता है जेनेटिक मटेरियल, तब उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इनटू द डॉटर सेल जो कि प्रोड्यूस होंगी एट द एंड ऑफ द सेल डिवीजन। सो ये सारे इवेंट्स आपको एक सेल साइकिल में देखने को मिलते हैं। और सेल साइकिल को और डिटेल में समझने से पहले आपको एक टर्म और समझना है, दैट इज जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम क्या होता है? बेसिकली जनरेशन टाइम वो टाइम है जो कि एक सेल रिक्वायर करता है टू कंप्लीट वन सेल साइकिल। तो एक सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए एक सेल को, वो डिपेंड करेगा अपॉन दी टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व। तो अगर हम बात करें ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में एक नॉर्मल सेल साइकिल होती है 24 आवर्स। वाइल यीस्ट की बात की जाए तो यीस्ट में वही सेल साइकिल कंप्लीट होती है इन 90 मिनट्स। ओके, तो जनरेशन टाइम वुड वेरी अकॉर्डिंग टू वेरियस ऑर्गेनिजम्स। बट आइए अब हम सेल साइकिल के सारे जितने भी इवेंट्स हैं उनको एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं इन डिटेल। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं द वेरियस इवेंट्स जो कि आपको एक सेल साइकिल में देखने को मिलते हैं। तो सेल साइकिल को पहले तो ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है टू टू ब्रॉड फेजेस विच आर कॉल्ड इंटरफेज और द आई फेज, जो कि इंटर वर्ड का मतलब आप जानते होंगे, इंटर मींस होता है बिटवीन। तो माना जाता है ये जो फेज है वो दो सेल साइकिल्स के बीच का फेज है। दैट मींस जब एक सेल साइकिल खत्म हो रही होती है और नेक्स्ट सेल साइकिल स्टार्ट हो रही होती है, तो उसके बीच में सेल तैयारी करता है टू डिवाइड अगेन। तो वो जो प्रेपरेशन का टाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरफेज। ओके, सो इट इज अ प्रेपरेटरी फेज जो कि आपको देखने को मिलेगा बिटवीन द टू सेल डिविजन्स। वाइल अगर हम बात करें नेक्स्ट फेज की, दैट इज कॉल्ड एम फेज और द माइटोटिक फेज। तो ये वो फेज है जहां पर एक्चुअली सेल का डिवीजन होता है। ओके, तो आपको याद रखना है इंटरफेज नॉन डिवाइडिंग फेज है जहां पर सेल का डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा, वाइल एम फेज जो है वो एक्चुअली में डिवाइडिंग फेज है जहां पर सेल एक्चुअली डिवाइड करता है। ठीक है, ओके। सो इंटरफेज सिंस प्रिपरेशन का टाइम है फॉर द सेल टू डिवाइड, ये हमेशा लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है एंड इट इज कंसिडर्ड कि 95% ऑफ द टोटल सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो कॉन्ट्रीब्यूट होता है बाय द इंटरफेज, राइट। और अगर बात की जाए एम फेज की, तो एम फेज जो है वो कंट्रीब्यूट करता है जस्ट 5% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। सो इट इज ऑफ अ वेरी शॉर्टर ड्यूरेशन। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू फेजेस, तो हम बात करते हैं अबाउट द सेल स्ट्रक्चर्स। जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स आपको देखने को मिलेंगे विद इन अ सेल, तो उन सभी का यहाँ पर आपको ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा। यानी कि हर सेल ऑर्गेनेल साइज में ग्रो करके डिवाइड हो जाएंगे या मल्टीप्लाई हो जाएंगे इन द नंबर, ताकि जब एम फेज में सेल डिवाइड कर रहा हो तो उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। सो आपको एम फेज में उन्हीं सेल स्ट्रक्चर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द हेरिडिटरी मटेरियल जो इन फेज में आपको देखने को मिलेंगे, तो हेरिडिटरी मटेरियल जो कि डीएनए होता है इन केस ऑफ सपोज ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो यहां पर आपको इंटरफेज में जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में नजर आते हैं विच आर कॉल्ड द क्रोमैटिन फाइबर्स। वाइल अगर आप एम फेज की बात करेंगे तो यही क्रोमैटिन फाइबर्स बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शॉर्टन हो जाते हैं टू फॉर्म रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। तो एम फेज में जो आपको हेरिडिटरी मटेरियल देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द क्रोमोसोम्स। आई होप इट इज क्लियर। तो आइए इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक सेल साइकिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है बाय दीज टू फेजेस। तो देखिए, आप देख रहे हैं इस पर्पल वाले फेज से इस रेडिश फेज तक, तो आप देखिए यहां पर दिस एंटायर फेज जो कि आपको नजर आ रही है, ये प्रेपरेशन की फेज है जहां पर प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस इज गोइंग ऑन, राइट। तो देखिए ये जो फेज होती है दिस इज कॉल्ड दी इंटरफेज। ओके, एंड देखिए 95% ऑफ द टोटल सेल साइकिल आपको इंटरफेज जो है वो कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आ रही है, राइट। ओके, तो इस इंटरफेज में आप देखेंगे इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 सब फेजेस में। तो इंटरफेज के 3 फेजेस हैं, G1 फेज,
जो कि G1 स्टैंड्स फॉर और सिंपली G स्टैंड्स फॉर गैप और ग्रोथ। सो इसको हम गैप 1 फेज भी कहते हैं या ग्रोथ फर्स्ट या फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं, बिकॉज यहां पर सेल की ग्रोथ हो रही होती है। ओके, देन इज द एस फेज, जहां पर एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल होता है, सपोज डीएनए, उनका डुप्लीकेशन होगा ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके इक्वली टू द नेक्स्ट डॉटर सेल। तो डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लीकेशन, बिकॉज रेप्लिका मतलब क्या होता है, कॉपी, तो अपनी ही कॉपी बनाने का काम यहां पर डीएनए करेगा इन दी एस फेज। एंड देन अगेन यहां पर G2 फेज, दैट इज गैप 2 फेज या ग्रोथ सेकेंड फेज में अगेन आपको सेल की ग्रोथ नजर आएगी। एंड फाइनली आपको नेक्स्ट नजर आता है दी एम फेज। ओके, सो यहां से यहां तक आपको देखने को मिल रहा है एम फेज। अब ये जो माइटोटिक फेज है, जो डिवीजन फेज है, जहां पर एक्चुअली सेल डिवाइड होता है, वो भी दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी हैं वो दो कैटेगरीज? तो पहली कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस वर्ड का क्या मतलब हुआ? कैरियन वर्ड का मतलब आप जानते हैं ना, दैट मींस न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। तो जहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उस स्टेज को हम बुलाते हैं कैरियोकाइनेसिस। एंड देन कम्स साइटोकाइनेसिस। So cytokinesis, as the name suggests, cyto word means cytoplasm. तो यहां पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। So M phase अगेन दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड हुआ, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस को भी हम फर्दर 4 सब स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। और कौन कौन सी हैं वो सब स्टेजेस? तो कैरियोकाइनेसिस की 4 सब स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, तो इसको याद रखने के लिए आप सिंपली पी मैट याद रख सकते हैं। सो पी मैट इस तरीके से, तो दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। रिमेंबर, इसी सीक्वेंस में आपको कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस को याद रखना है। सो इट शुड नॉट बी ये आगे पीछे नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी इन द सेम सीक्वेंस, रिमेंबर दिस। और अगर हम बात करें फॉलोड बाय दिस टीलोफेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, आपको डिवीजन देखने को मिलेगा ऑफ द साइटोप्लाज्म, दैट मींस साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस आफ्टर द टीलोफेज। तो यहां पर एक्चुअली सेल का डिवीजन होता है इन दी एम फेज। तो इन सभी को हम डिटेल में कवर करेंगे अपनी अपकमिंग स्लाइड्स में। सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद अवर फर्स्ट फेज, दैट इज द इंटरफेज नाउ। तो चलिए बच्चों, अब हम बिगिन करते हैं विद द फर्स्ट ब्रॉड फेज ऑफ द सेल साइकिल, दैट इज इंटरफेज। तो इंटरफेज, जैसा कि आपको पता है, ये एक प्रिपरेटरी फेज है जहां पर सेल प्रिपेयर कर रहा होता है टू डिवाइड। ये होता है द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। एज आई टोल्ड यू, ये 95% ऑफ द टोटल सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है ना, उसको कंट्रीब्यूट करता है। दैट मींस एक सिंगल सेल जो कि डिवाइड करने जा रहा है, वो 95% ऑफ द टोटल सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो स्पेंड करता है इन दिस इंटरफेज। तो 95% ऑफ सेल साइकिल ड्यूरेशन को ये कंट्रीब्यूट करेगा। ओके ओके, देन इस फेज को हम बुलाते हैं द रेस्टिंग फेज, दो इट इज अ मिसनोमर, बिकॉज मिसनोमर आप जानते हैं ना, एक ऐसा वर्ड जो कि उसके लिटरल मीनिंग को गलत इंडिकेशन दे रहा है। दैट मीन्स एक्चुअली यहां पर कहा जाता है कि इंटरफेज रेस्टिंग फेज है, या ये ऑब्वियसली क्योंकि हम जानते हैं इंटरफेज नॉन डिवाइडिंग फेज है, क्योंकि सेल यहाँ डिवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ एक सेल के अंदर आपको कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे होते हैं विजिबली, बट एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिंस कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी आपको विजिबल नहीं हो रही है, इसीलिए इसको रेस्टिंग फेज मान लिया जाता है। बट फिजियोलॉजिकली या मेटाबॉलिकली हम कहेंगे ये मोस्ट एक्टिव स्टेज है, बिकॉज इसी स्टेज के दौरान सेल डिवीजन में रिक्वायर्ड जितने भी आपको डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड इवन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी जो भी रिक्वायर्ड हैं, वो सब यहीं पर सिंथेसाइज होते हैं इन दिस इंटरफेज। सो रिमेंबर, ये मेटाबॉलिकली द मोस्ट एक्टिव फेज होती है ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, और एक्चुअली यहां पर सेल प्रिपेयर कैसे कर रहा है सेल डिवीजन के लिए? बाय अंडरगोइंग सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस एंटायर फेज के अंदर सेल का साइज इंक्रीज करेगा और जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट होगा, ताकि वो फर्दर जब सेल डिवाइड करे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बिटवीन द डॉटर सेल्स। राइट, ठीक है। अब इंटरफेज जो आपकी ये फेज होती है, इसको फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, एज आई टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस स्लाइड, कि पहली फेज होती है G1 फेज, जिसे हम गैप 1 फेज बुलाते हैं। दूसरी फेज कहलाती है S फेज, जिसे हम सिंथेटिक फेज बुलाते हैं, बिकॉज यहाँ पर इसी फेज के टाइम पर आपका जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए सिंथेसाइज होता है या डुप्लीकेट होता है। एंड
तीसरा फेज कहलाता है द G2 फेज और द गैप 2 फेज। एंड रिमेंबर इन G फेज को हम ग्रोथ फेज भी बुलाते हैं बिकॉज यहाँ पर सेल की ग्रोथ देखने को मिलती है, तो इसको हम फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बुलाते हैं और G2 को हम सेकेंड ग्रोथ फेज भी बुलाते हैं। तो आइए एक एक करके इन सारी सब फेजेस ऑफ द इंटरफेजेस को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो आइए बच्चों अब हम बिगिन करते हैं विद आवर फर्स्ट सब फेज ऑफ द इंटरफेज दैट इज द G1 फेज और द गैप 1 फेज। तो गैप 1 फेज को हम ग्रोथ 1 फेज भी बुलाते हैं बिकॉज एज द नेम सजेस्ट यहाँ पर सेल ग्रो कर रहा होता है इन इट साइज। तो इस फेज में जो सेल है वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है और वो ग्रो कर रहा होता है कंटिन्यूसली। और क्योंकि इस फेज के बाद G1 फेज के बाद आपको S फेज देखने को मिलती है दैट इज सिंथेटिक फेज, जहां पर डीएनए का सिंथेसिस या डुप्लीकेशन होता है या रेप्लिकेशन होता है। उस फेज के लिए जो भी एंजाइम्स, प्रोटीन्स, आरएनएज रिक्वायर्ड होते हैं वो सभी यहां पर सिंथेसाइज होंगे। सो दिस इज मेटाबॉलिकली अ वेरी एक्टिव फेज, राइट। सो G1 फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है S फेज, उसमें आने से पहले एक्चुअली सेल डिसाइड करता है वेदर उसको सेल डिवीजन के लिए आगे जाना है कि उसको स्टॉप करना है अपनी सेल डिवीजन। तो नेक्स्ट फेज आपको अक्सर सेल डिवीजन में जो देखने को मिलेगा दैट वुड बी द G0 फेज और द G0 फेज, जिसको हम क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं बिकॉज यहां पर एक सेल एग्जिट करता है सेल साइकिल को। तो आपको पता है कि कुछ ऐसे बॉडी के सेल्स हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो हार्ट सेल्स होते हैं या आपके जो नर्व सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करते हैं बिकॉज एक बार डिवीजन के बाद वो अपने डिवीजन की कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं आइदर टेम्पररीली या फिर परमानेंटली। तो ऐसे सेल्स अंडरगो कर जाते हैं G0 फेज जो कि आता है एट द एंड ऑफ द G1 फेज। यानी कि देखिए आपको पता है G1 फेज के दौरान, देखिए G1 फेज जो है उसके बाद आना चाहिए था दी S फेज, S फेज के बाद आना चाहिए द G2 फेज एंड G2 फेज के बाद आपका माइटोटिक फेज जिसमें एक्चुअली माइटोसिस हो रही है ना। एंड फाइनली जब एक माइटोसिस खत्म हो तो अगेन नेक्स्ट साइकिल से पहले अगेन एक G1 फेज आएगा। सो G1 फेज के बाद या एंडिंग के टाइम पर एक सेल एक पॉइंट पे डिसाइड करेगा वेदर इट वांट्स टू कमिट टू डिवाइड की नहीं। अगर सेल कमिट करता है उसको डिवाइड नहीं करना है, उसको ऐसे ही रहना है, देन इट विल एंटर अ फेज ऑफ इनएक्टिविटी जिसे हम बुलाते हैं द G0 फेज। तो यहां पर एक सेल डिवाइड नहीं करता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट वो प्रोलिफरेट नहीं करेगा, वो अपना नंबर इंक्रीज नहीं करेगा। तो यहां पर एक ऐसा इनएक्टिविटी का स्टेज है जहां पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिवेट तो होता है बट इट डज नॉट प्रोलिफरेट जब तक कि उसको रिक्वायर्ड ना हो वैसी सिचुएशन, ठीक है। तो दैट इज व्हाई G0 फेज इज एन एसेंशियल फेज। तो आइए बच्चों अब हम बढ़ते हैं विद अवर नेक्स्ट सब स्टेज ऑफ द इंटरफेज दैट इज द S फेज और द सिंथेटिक फेज, ठीक है। तो S फेज को हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज सिंथेटिक फेज। सो सिंथेटिक फेज इसको क्यों बुलाते हैं? बिकॉज एक्चुअली यहां पर डीएनए का सिंथेसिस होगा। दैट मीन्स एक डीएनए जो ऑलरेडी प्रेजेंट है विद इन अ सेल वो अपने जैसा ही दूसरा डीएनए सिंथेसाइज करेगा, मतलब अपनी ही डीएनए की डुप्लीकेशन करेगा या फिर उसी की जैसे एक कॉपी बनाएगा, जैसे हम रेप्लिकेशन भी बोलते हैं बिकॉज रेप्लिका मतलब ही होता है कॉपी। ओके, सो रेप्लिकेशन या सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन द एस फेज। और एस फेज में क्या इवेंट होता है? तो यहां पर जो डीएनए होता है पर सेल वो डबल कर जाएगा, यानी कि डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। बट रिमेंबर, माइंड यू दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहने वाले हैं, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, कैसे होगा ये, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो हम यहां पर एक कंपैरिजन लेंगे बिटवीन द कंडीशन ऑफ द डीएनए जो कि आपको G1 फेज में देखने को मिलेगी, दैट मींस जो इससे पहले वाली स्टेज थी, और इसके बाद जो कि S फेज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या कंडीशन होगी ऑफ द डीएनए कंटेंट। सो पहली कंडीशन दैट आई एम गोइंग टू शो इज ऑफ द G1 फेज। ओके, तो G1 फेज में आपको, क्योंकि आपको पता है हम इंटरफेज पढ़ रहे हैं और माइटोसिस पढ़ रहे हैं, सो रिमेंबर इंटरफेज की कंडीशन है। तो मैंने आपको याद कीजिए बताया था जब मैं इंटरफेज और एम फेज में आपको डिस्टिंक्शन बता रहा था दैट इंटरफेज के केस में जो जेनेटिक मटेरियल या फिर आपको जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में नजर आते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, तो क्रोमैटिन फाइबर्स यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में आपको नजर आएंगे। और सिंस हम पढ़ रहे हैं माइटोसिस जो कि होती है इन दी डिप्लॉइड सेल, तो सिंस यहां पर मैं डिप्लॉइड सेल लेने वाला हूं तो आप मान के चलिए सपोज मैं क्रोमोसोम नंबर 1 के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको पता है यहां क्रोमोसोम नंबर 1 जो कि थ्रेड लाइक कंडीशन में प्रेजेंट है लाइक दिस,
समथिंग लाइक दिस। तो इसके आपके पास 2 कॉपी होंगे ना, बिकॉज वी सेड इट इज अ डिप्लॉयड कंडीशन, दैट मीन्स हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ऐसे आपके पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे जिनकी 2-2 कॉपीज होंगी, हेंस वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो वी आर कंसिडरिंग एज एन एग्जांपल ओनली क्रोमोसोम नंबर 1। तो G1 फेज में आपको क्रोमोसोम नंबर 1 के जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। और डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन इनटू क्रोमैटिन फाइबर्स मैंने डील किया है इन माय चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो उधर पे आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज डीएनए इटसेल्फ। तो अगर मैं यहां पर इस डीएनए के कंटेंट को एक सिंगल क्रोमोसोम की कॉपी में कंसीडर करूं और उसको मान लूं C, ओके, तो यानी कि देखिए दूसरे वाले जो कॉपी होगी इस क्रोमोसोम की उसके पास भी सेम अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट जो कि आपको G1 फेज में देखने को मिल रहा था, दैट वाज C + C 2C, राइट। तो इसका मतलब एक नॉर्मल सेल कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन में जब सेल का डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ है वहां पर डीएनए कंटेंट पर क्रोमोसोम आपका 2C है, वाइल जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो यहां पर 2 ही रहने वाला है। देखिए फर्स्ट एंड द सेकंड, तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड बी 2 इन दिस केस इटसेल्फ। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं एस फेज में क्या कंडीशन होती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एस फेज, तो एस फेज में आप देखेंगे इन दोनों क्रोमोसोम्स जो कॉपीज हैं, ओके, सेम क्रोमोसोम नंबर 1 की, तो क्रोमोसोम नंबर 1 की दोनों कॉपीज में जो डीएनए है उनका कंटेंट डबल हो गया। तो ये फर्स्ट क्रोमोसोम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखिए जिसका कि कंटेंट यहां पर ऐसे डबल हो गया है। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 की फर्स्ट कॉपी है सेम हो, ओके, बट यहां पर आप देखिए डीएनए जो है वो डबल अमाउंट में हो गया। सिमिलरली जो सेकंड कॉपी थी जो कि ये वाली कॉपी है, इसकी भी आपका डीएनए कंटेंट जो होगा वो फिर से डबल हो जाएगा इस केस में भी। तो इसका मतलब एक स्ट्रैंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक डीएनए कंटेंट को, दूसरी स्ट्रैंड अगेन रिप्रेजेंट कर रही है दूसरे डीएनए कंटेंट को। सिमिलरली दूसरे वाले क्रोमोसोम की कॉपी की फर्स्ट स्ट्रैंड इज अगेन रिप्रेजेंटिंग वन डीएनए कंटेंट एंड द अनदर वन इज अगेन रिप्रेजेंटिंग अनदर डीएनए कंटेंट। तो टोटल आप देखिए 4 C's आपको नजर आ रहे हैं, दैट मींस आपको टोटल डीएनए कंटेंट आफ्टर द एस फेज हो जाता है 4C, राइट। तो देखिए यहां पर डीएनए कंटेंट 2C से 4C हो गया, दैट मींस डीएनए कंटेंट कैसा हो गया, डबल हो गया। बट क्रोमोसोम नंबर में कोई फर्क आया क्या, देखिए क्रोमोसोम तो वही है ना, तो ये देखिए यहां पर जो एक सिंगल क्रोमोसोम था वो आपको यहां भी नजर आ रहा है, और ये दूसरा जो क्रोमोसोम था वो आपको अगेन यहां नजर आ रहा है। बट ओनली फर्क किधर आया है, इनके डीएनए के कंटेंट में। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो अभी भी 2 ही है ना, ये दोनों के दोनों डीएनए जो स्ट्रैंड्स हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग अगेन 1 क्रोमोसोम। तो इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड अगेन बी 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, बट जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है इन दी एस फेज। सो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे डीएनए कंटेंट की डबलिंग होती है ड्यूरिंग दी एस फेज। अब एनिमल सेल्स में एस फेज में क्या आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो एनिमल सेल्स में जब एस फेज चल रहा होता है तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लीकेशन हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, डीएनए डबल हो गया। एंड अगर बात की जाए साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा होता है ड्यूरिंग दी एस फेज, तो साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रियोल्स होते हैं, याद है आप सभी को सेंट्रियोल्स का यहां डुप्लीकेशन होता है इन द साइटोप्लाज्म। तो एस फेज में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं एनिमल सेल में, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन देखने को मिलता है इन दी एस फेज। सो आई होप ये सारे इवेंट जो कि एस फेज में हो रहे हैं दैट इज क्लियर। तो देखिए इस फिगर में भी आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की स्ट्रैंड थी वो ओरिजिनल डीएनए कंटेंट है, और ये जो रेड कलर की स्ट्रैंड है दैट इज द डुप्लीकेटेड डीएनए कंटेंट, यानी कि डीएनए कंटेंट डबल हो गया। ओके, एंड देखिए यहां पर आपके जो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम्स हैं वो भी डबल हो गए हैं। ओके, तो ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग दी सेंट्रियोल्स, और उनके बाहर कुछ पेरीसेंट्रियोलर स्पेस है जो कि टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करती है एक सेल ऑर्गेनल दैट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। सो यहां पर ये कंडीशन आपको नजर आएगी ड्यूरिंग दी एस फेज, सेंट्रोसोम्स की डबलिंग एंड डीएनए की कंटेंट की डबलिंग। ठीक है, ओके, देन वी हैव द लास्ट फेज ऑफ द interphase, that is G2 phase, and G2 phase again stands for gap 2 phase,
और सिंपली द ग्रोथ या सेकेंड ग्रोथ फेज। तो यहां पर भी सेल की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। एंड जो नेक्स्ट फेज आएगा इंटरफेज के बाद वाला, दैट इज एम फेज, माइटोटिक फेज, जहां पर सेल एक्चुअली डिवाइड करेगा, वहां पर जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होंगे उनका सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा इन द G2 फेज। सो आई होप ऑल द इवेंट्स जो कि इंटरफेज की सेवरल सब स्टेजेस में देखने को मिल रहे हैं वो आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम बिगिन करते हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल, दैट इज द एम फेज और द माइटोटिक फेज। तो एम फेज और द माइटोटिक फेज, एज यू ऑल नो, ये वो ऐसी फेज है जो कि है द मोस्ट डिस्टिंक्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, जहां पर सेल एक्चुअली में डिवाइड करता है, राइट। सो माइटोटिक फेज में आप जानते हैं, इसको हम फर्दर ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं, जहां पर सेल में आपको पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन नजर आता है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो कि है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जो स्टेजेस होती हैं, मतलब कैरियोकाइनेसिस की जो फेज होती है इन दी एम फेज, वो फर्दर अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम उसको अच्छे से स्टडी कर पाएं, उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो जो 4 स्टेजेस होती हैं ऑफ द एम फेज, दे आर कॉल्ड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जिनको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, जस्ट द 4 लेटर्स PMAT। ओके, सो इस PMAT के थ्रू आप इनको सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, बिकॉज द सीक्वेंस शुड नॉट बी चेंज्ड। तो PMAT से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज शुड बी रिमेंबर्ड इन द करेक्ट सीक्वेंस। और आइए अब हम एक एक करके इन सारी फेजेस को डिटेल में कवर करते हैं रिगार्डिंग द एम फेज। तो आइए बच्चों, अब हम बिगिन करते हैं विद आवर फर्स्ट फेज ऑफ द एम फेज, दैट इज द प्रोफेज, जो कि एक्चुअली द फर्स्ट फेज मानी जाती है ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस की पहली फेज है ये, और आपको पता है ये जो कैरियोकाइनेसिस का फेज होता है वो इंटरफेज के जस्ट बाद आता है। तो इंटरफेज की जो लास्ट 2 फेजेस होती हैं, दैट इज एस एंड G2 फेज, उसके बाद ही आपको प्रोफेज देखने को मिलेगा ऑफ द एम फेज, राइट। सो एस फेज में आप जानते हैं डीएनए रेप्लिकेट या डुप्लीकेट होता है, जो कि फर्दर पास करता है इनटू द G2 फेज, और G2 फेज के बाद वही रेप्लिकेटेड डीएनए मूव करेगा इनटू द प्रोफेज। तो वो जो रेप्लिकेटेड डीएनए प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द एस एंड द G2 फेज, वो एक्चुअली में बहुत डिस्टिंक्ट नहीं होता है, बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होता है, और साथ ही साथ इंटरवाइंड होता है आपस में कुछ इस तरीके से थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, क्योंकि वो अपीयर कर रहा है। एंड वो आपस में देखिए इंटरवाइंड है, वो डुप्लीकेटेड जो आपको स्ट्रैंड्स नजर आ रही थी डीएनए की। सो यहां पर जो डीएनए आपको नजर आ रहा है ओवर हियर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, दैट इज रिप्रेजेंटिंग क्रोमैटिन फाइबर्स। तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, अभी तक ये डिस्टिंक्ट नहीं थे, वो डिस्टिंक्ट होने लगते हैं इन दिस फेज कॉल्ड द प्रोफेज बाय द कंडेंसेशन ऑफ दिस क्रोमैटिन फाइबर। तो ये जो लॉन्ग थ्रेड्स नजर आ रहे थे क्रोमैटिन फाइबर्स के, वो शॉर्टन होने लगते हैं कॉइलिंग की वजह से, एंड दे फॉर्म रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। तो एक्चुअली में जो आपको यहां पर इस तरीके से थ्रेड नजर आ रहे हैं, सपोज में एक क्रोमोसोम के बारे में नजर आ रहा है यहां पर, तो ये फर्दर कॉइलिंग शो करेगा। तो देखिए ऐसे सुपर कॉइलिंग की वजह से दे आर गोइंग टू फॉर्म रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम्स। ओके, सो दे आर रिप्रेजेंटिंग जस्ट द क्रोमोसोम्स, और यहां पर ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, बिकॉज आप जानते हैं यहां पर क्रोमोसोम का जो डीएनए कंटेंट है वो डबल्ड अप है, राइट, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इटसेल्फ। ठीक है, तो क्रोमैटिन फाइबर्स यहां पर कंडेंस करते हैं टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स, एंड इसीलिए ये कंडेंस्ड फॉर्म में जब ये ऐसे शॉर्टन हो जाते हैं तो ये विजिबल होने लगते हैं। तो दे अपीयर, they can be easily visualized within a microscope. So इसीलिए देखिए यहाँ पर ये कंडेंस होने के बाद आपको ये क्रोमोसोम्स के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, दिस क्रोमैटिन थ्रेड्स और द क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, और साथ ही साथ क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज आपको समझना होगा कि यहाँ पर हर जो क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम कंपोज होगा 2 सिस्टर क्रोमैटिड से। तो आपको ये जो एक तरफ नजर आ रही है दिस स्ट्रक्चर, दिस वन, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक सिस्टर क्रोमैटिड, और इसकी डुप्लीकेटेड कॉपी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द सेकेंड सिस्टर क्रोमैटिड। तो देखिए आपको एक क्रोमोसोम आफ्टर कंडेंसेशन कुछ ऐसा नजर आएगा। सो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट वन सिस्टर क्रोमैटिड, ओके, एंड ये वाला आपको नजर आएगा एज अ सेकेंड सिस्टर क्रोमैटिड। तो देखिए 2 क्रोमैटिड आपस में, याद रखिएगा, जब ज्वाइन होती हैं बाय अ सेम सेंट्रोमियर, वो कहलाते हैं दी
sister chromatids. So remember, हर chromosomes after condensation in the prophase is going to show two sister chromatids जो कि आपस में attach होती हैं at a common point, जिसे हम primary constriction भी बुलाते हैं, called the centromere. ठीक है, ओके एंड क्या विजिबल चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले फिगर को, ये इनिशियल अर्ली प्रोफेज का स्टेज है जहां पर प्रोफेज स्टार्ट ही हुआ है, एंड ये लेट प्रोफेज का स्टेज है. तो यहां आप देख रहे हो कि कैसे जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन थी, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई है, और साथ ही साथ आपको न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होता हुआ नजर आएगा. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर स्टेज, एंड साथ ही साथ जो सेल में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट कर जाएंगे. दैट इज लाइक गोल्जी बॉडीज, है ना, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका आपको डिसअपियरेंस नजर आएगा ड्यूरिंग दिस स्टेज. आइए और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ दी कैरियोकाइनेसिस वो भी डिस्कस कर लेते हैं. तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं और कौन से आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे इन द प्रोफेज ऑफ द एम फेज. तो प्रोफेज में आपको अनदर ऑब्जर्वेशन जो देखने को मिलेगा, दैट इज द मूवमेंट और द माइग्रेशन ऑफ द सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स द पोल्स, यानी कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हुए या माइग्रेट करते हुए नजर आएंगे आपको. सो आपको यहां पर दिख रहे होंगे ये सेंट्रियोल. ये सेंट्रियोल देखिए, दो सेंट्रियोल. पहली चीज, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां हुआ था, याद कीजिए, एस फेज में. एस फेज ऑफ द इंटरफेज में सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करते हैं और वो ऑपोजिट पोल्स पे कब जाते हैं, ड्यूरिंग द प्रोफेज. तो रिमेंबर, सेंट्रियोल जो हैं दे आर गोइंग टू मूव टुगेदर लाइक दिस. तो आपको याद होगा ना, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था सेंट्रियोल का इन द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बाय द वे अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. सो सेंट्रियोल्स आपको कुछ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नजर आ रहे हैं, और इनके चारों तरफ आपको कुछ पेरी सेंट्रियोलर स्पेस नजर आती है, राइट. तो दे फॉर्म अ सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड द सेंट्रोसोम. तो ये जो सेंट्रोसोम्स है, बेसिकली ये सेंट्रोसोम्स हैं जिनसे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट आउट करते हुए नजर आते हैं, एंड सिंस इनका जो अपीयरेंस है दे लुक लाइक अ स्टार, दे आर कॉल्ड एस्टर्स. ठीक है, तो एस्टर्स फॉर्म करते हुए नजर आते हैं. लाइक ये सेंट्रोसोम जो है दे आर गोइंग टू रेडिएट आउट सर्टेन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि फॉर्म करेंगे एस्टर्स, राइट. एंड इनमें से कुछ एस्टर्स जो हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो इलोंगेट इनफ करेंगे, और जब ऑपोजिट एंड पे ये दो सेंट्रियोल्स मूव कर जाएंगे तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू लुक लाइक अ स्पिंडल. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर मैं दो सेंट्रोसोम्स को रिप्रेजेंट करूं लाइक दिस, ओके, और यहां से इनसे एस्टर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं. ओके, तो यहां से रेडिएट आउट करते हुए कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स लॉन्ग इनफ होंगे दैट विल अपीयर लाइक अ स्पिंडल. तो स्पिंडल शेप क्या होता है, जो कि एंड की तरफ टेपरिंग हो या थिन हो और मिडिल में क्या हो, ब्रॉडर हो. तो इस टाइप का जो शेप आपको नजर आता है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ स्पिंडल शेप. ओके, तो दिस spindle of microtubules along with these asters are together going to constitute, they will together be called as mitotic apparatus. Okay, तो mitotic apparatus क्या है, the asters along with the spindle of the microtubules, they are going to form the mitotic apparatus. So do remember all of these things. चलिए अब हम मूव करते हैं towards our next phase which is the metaphase. तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं towards the next phase of the karyokinesis, that is the second phase called metaphase. तो इस phase में जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर स्टार्ट हुआ था ना इन द प्रोफेज, ओके, तो वो जो प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है क्रोमैटिन फाइबर्स का, वो कंप्लीट हो जाता है बाय द टाइम द सेल रीचेस दिस स्टेज, दैट इज मेटाफेज. तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो चुका है. दैट मींस आपके जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं अब वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आपको क्लियरली विजिबल होंगे अंडर द माइक्रोस्कोप. इसीलिए ये जो फेज होती है, दिस इज द बेस्ट फेज टू बी विटनेस्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप, बिकॉज बहुत क्लियरली आपको क्रोमोसोम्स नजर आते हैं, राइट. एंड यही वो स्टेज है जहां पर स्पिंडल फाइबर जो कि एस्टर से अराइव कर रहे थे ना, वो जाके फाइनली अटैच करते हैं क्रोमोसोम्स के साइड में जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे जिन्हें हम बुलाते थे काइनेटोकोर्स. अगर आपने ये स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़े हैं ऑफ द क्रोमोसोम इन माय चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप देख लीजिए उनको. तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के केस में सपोज लाइक दिस आपको एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आता है लाइक दिस. तो आपको नजर आ रहा है कि कैसे यहां पर एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में आपको कुछ अंदर की तरफ डिप्रेशन नजर आ रहा है, दैट इज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कॉल्ड सेंट्रोमियर, और इनकी साइड्स पे आपको कुछ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं विच आर कॉल्ड द काइनेटोकोर्स. और इन काइनेटोकोर्स से अटैच आपको नजर आने वाले हैं इस स्टेज में द स्पिंडल फाइबर्स.
the spindle fibers are going to attach to these disc shaped structures called the kinetochores. तो देखिए ये early stage of metaphase है, तो इस phase को हम बुलाते हैं प्रोमेटाफेज, बिकॉज प्रो मीन्स होता है अर्ली. सो ये जो फेज है दैट इज रिप्रेजेंटिंग प्रोमेटाफेज. और प्रोमेटाफेज में देखिए जो एस्टर से ये स्पिंडल फाइबर्स अराइव कर रहे हैं, दे आर अटैचिंग टू दीज डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड काइनेटोकोर्स. तो ये जो व्हाइट कलर के आपको डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये है काइनेटोकोर्स, और इनसे अटैचमेंट नजर आएगा आपको स्पिंडल फाइबर्स का. सो आई होप दैट इज क्लियर एज वेल. सो अटैचमेंट नजर आ रहा है, और देखिए यहाँ पर अभी क्रोमोसोम्स जो हैं वो फाइनली कहाँ अरेंज होने वाले हैं एट द एंड ऑफ दिस फेज. तो देखिए ऑल द क्रोमोसोम्स फाइनली जब अटैच हो जाएंगे टू द स्पिंडल फाइबर्स, दे आर गोइंग टू लाई एट द इक्वेटर. तो यानी कि वो आप जानते हैं ना पोल्स क्या रिप्रेजेंट, अगर हम अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं जो एंड्स होते हैं दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द पोल, और जो सेंट्रल रीजन है दैट इज द इक्वेटर. सिमिलरली सेल का भी क्योंकि स्फेरिकल शेप है तो आप उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो एंड्स होंगे दे आर गोइंग टू बी द पोल्स और सेंटर होगा इक्वेटर. तो इस इक्वेटोरियल प्लेन पे आपको ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन होते हुए नजर आएंगे. तो देखिए डिफरेंट टाइप के आपके क्रोमोसोम्स अटैच्ड हैं एट द इक्वेटर विथ, देखिए हर क्रोमोसोम के पास आपको 2 सिस्टर क्रोमैटिड नजर आ रही है ना. देखिए ये एक क्रोमोसोम है जिसकी 2 सिस्टर क्रोमैटिड है. तो ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं उनके दोनों साइड्स पे जो भी काइनेटोकोर्स अटैच्ड हैं वो दूसरी तरफ यानी कि उस साइड के ऑपोजिट पोल वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनसे अटैच्ड हैं. तो देखिए अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूं इस वाले क्रोमोसोम को, ये ब्लू वाले को, तो इस ब्लू वाले क्रोमोसोम पे जो ये वाला काइनेटोकोर है वो इस पोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है, और जो इसी क्रोमोसोम का दूसरा वाला क्रोमैटिड है दैट इज दिस वन, इसका जो आपको ये काइनेटोकोर है वो अटैच होता हुआ नजर आएगा टू द स्पिंडल फाइबर ऑफ द ऑपोजिट पोल. तो इसी प्रकार सारे के सारे क्रोमैटिड्स अलग अलग क्रोमोसोम के डिफरेंट जो पोल्स हैं उनके स्पिंडल फाइबर से अटैच नजर आएंगे इन दिस स्टेज. और जिस आप कह सकते हो प्लेन में ये जो क्रोमोसोम का अलाइनमेंट आपको नजर आएगा इन दिस फेज इज गोइंग टू बी कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट. तो मेटाफेज प्लेट क्या है, इट इज नथिंग बट द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट. जिस प्लेन में ये अरेंज्ड है इनसाइड दिस स्टेज, that is going to be called as the metaphase plate. So I hope all these changes जो कि आपको metaphase में देखने को मिलेंगे of the karyokinesis is clear. तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं the next phase of the karyokinesis, that is the anaphase. So anaphase जो है it is the shortest phase of the एम फेज. और रिमेंबर याद रखिएगा ये शॉर्टेस्ट फेज है एंड प्रो फेज जो थी वो लॉन्गेस्ट फेज थी. आई फॉरगॉट टू टेल यू, याद रखिएगा प्रो फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द एम फेज और शॉर्टेस्ट है एना फेज. तो इस फेज में क्या हो रहा है, तो आप याद कीजिए पिछले फेज यानी कि मेटा फेज में आपने देखा था जितने भी क्रोमोसोम्स अरेंज थे इन अ सेल वो अरेंज थे इन द मेटाफेज प्लेट यानी कि इक्वेटर पे अरेंज थे, राइट. सो अब वो जो अरेंज्ड क्रोमोसोम्स हैं एट द इक्वेटर उनके जो स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट है वो क्या करेगा, वो पुल करेगा आउटवर्ड, और उसकी वजह से क्या होगा, जो सेंट्रोमियर थे उन क्रोमोसोम के वो स्प्लिट कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपके सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म द डॉटर क्रोमोसोम्स. तो सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम जो है जो कि सेंटर में अरेंज थे एट द मेटाफेज प्लेट वो जो स्प्लिट कर जाएंगे, एंड जो क्रोमैटिड से तो सिस्टर क्रोमैटिड दे आर गोइंग टू सेपरेट एंड वो फॉर्म करेंगी डॉटर क्रोमोसोम्स और वो मूव करने लगेंगे टुवर्ड्स दी ऑपोजिट पोल्स. तो आइए इन सारी पॉइंट्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं बाय अ सिंपल डायग्राम. तो मान के चलिए मैं आपको एक सिंगल क्रोमोसोम यहां पर अटैच या फॉर्म करते हुए नजर आ रहा है इस डायग्राम में. तो दिस इज वन क्रोमोसोम जो कि याद कीजिए मेटाफेज प्लेट पे अरेंज था, ठीक है. ओके अब आपको पता है यहां पर ये इसका सेंट्रोमियर वाला रीजन है, दैट इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन रीजन, दिस वन. एंड यहां ऑन द साइड्स वर प्रेजेंट दीज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम काइनेटोकोर्स बुलाते थे, और इन काइनेटोकोर्स पे अटैच्ड आपको नजर आते थे द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है. अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, आउटवर्ड की तरफ पुल करेंगे. तो ये बाहर जब पुल करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो सेंट्रोमियर वाला रीजन है ना दैट इज गोइंग टू स्प्लिट. तो ये स्प्लिट हो जाएगा. तो अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड जॉइंट थी ना वो अलग हो जाएंगी. अब क्योंकि ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गई तो दे आर नो लॉन्गर सिस्टर क्रोमैटिड, अब ये कहलाएंगी डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है. तो फाइनली आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, दैट इज आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंटिंग हियर. तो देखिए यहां पर एक तरफ स्प्लिटिंग के बाद आपको एक डॉटर क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाती हुई नजर आएगी. ओके सो दिस इज वन पोल जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया, और यहां पर आपको
दूसरी एंड या दूसरे पोल की तरफ दूसरी डॉटर क्रोमैटिड मूव करते हुए नजर आएगी, दैट इज डॉटर क्रोमोसोम, राइट। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नो लॉन्गर सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि अब वो ब्रेक हो गई हैं फ्रॉम द सेंट्रोमियर और वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गई हैं एज द डॉटर क्रोमोसोम्स। तो ये कंडीशन आपको नजर आ रही है ओवर हियर ऑल्सो। एंड वन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आप यहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखिए, जब ये डॉटर क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रही हैं तो इनका जो सेंट्रोमियर है वो हमेशा पोल की तरफ हेड कर रहा है, यानी कि पोल की तरफ ही मूव कर रहा है। तो दिस इज वन पोल, तो इस तरफ देखिए सेंट्रोमियर का फेस जो है वो उस पोल की तरफ है। सिमिलरली ये ऊपर वाला जो पोल है उसमें भी आपको ये सेंट्रोमियर जो है वो पोल की तरफ हेड कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब एनाफेज में डॉटर क्रोमोसोम्स का पोल की तरफ मूवमेंट होता है उसमें जो लीडिंग स्ट्रैंड होती है, लीडिंग जो फेस होता है दैट इज ऑफ द सेंट्रोमियर, और उसके पीछे पीछे क्रोमोसोम के आर्म्स जो हैं वो ट्रेल करते हुए आते हैं। तो रिमेंबर, सेंट्रोमियर ऑफ ईच migrating chromosomes are directed towards the poles, इसीलिए they are at the leading edge, okay, while जो पीछे पीछे ट्रेल करते हुए नजर आते हैं they are the arms of the chromosomes. So I hope all these things regarding the anaphase and the observations are very clear. आइए अब हम बढ़ते हैं towards the final stage of the karyokinesis, that is telophase की तरफ। तो आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं towards the last phase, that is the telophase of the karyokinesis। तो telophase में जो भी events आपको देखने को मिलेंगे they are going to be just opposite to that of the prophase। तो prophase में आपको क्या क्या देखने को मिला था? आपको देखने को मिला था कि वहां पर जो क्रोमैटिन फाइबर्स थे वो कंडेंस हो रहे थे इनटू रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द क्रोमोसोम्स, बट यहां पर ऑपोजिट होगा। क्रोमोसोम जो हैं वो वापस से डीकंडेंस हो जाएंगे, यानी कि वापस से वो ओपन अप हो जाएंगे, जो भी वाइंड अप थे ना वो खुल जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अगेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट इज क्रोमैटिन मटेरियल या फाइबर के फॉर्म में। सो क्रोमोसोम्स एट ईच पोल विल डीकंडेंस। सेकेंडली, आपको वहां दिखता था कि न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगते थे, जो यहां पर वापस से रीअपियर होने लगेंगे। सो दे आर गोइंग टू रीडेवलप। एंड साथ ही साथ जो सेल ऑर्गेनल्स वहां से गायब हुई थी ना, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वो सभी के सभी यहां पर रीअपियर करने लगेंगे। सो दीज आर द चेंजेस जो कि आपको टीलोफेज में देखने को मिलते हैं। एंड फाइनली टीलोफेज के साथ ही साथ आपको साइटोकाइनेसिस, दैट इज द नेक्स्ट फेज, कैरियोकाइनेसिस के बाद जो साइटोप्लाज्म का आपको डिवीजन देखने को मिलता है वो इसी फेज से आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है साइटोकाइनेसिस में। तो चलिए बच्चों, अब हम फाइनली बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट स्टेज ऑफ द माइटोटिक फेज, दैट इज द एम फेज, जिसमें कि आप साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले हमने जितनी भी स्टेजेस पढ़ी थी दोज वर ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, जहां पर न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता था। सो सेल डिवीजन तभी तो कंप्लीट होगी जब साइटोप्लाज्म का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो साइटोकाइनेसिस या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो दो तरीके से होता है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप के सेल में साइटोकाइनेसिस हो रहा है। अगर एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस हो रहा है दैट टेक्स प्लेस बाय द मेथड कॉल्ड फरो फॉर्मेशन, और अगर प्लांट सेल्स में हो रहा है देन इट इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल प्लेट। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होता है। तो फरो फॉर्मेशन एनिमल सेल्स में कैसे होता है? सो एनिमल सेल्स में आप देखेंगे, क्योंकि एनिमल सेल्स की जो आउटरमोस्ट बाउंड्री है वो फ्लेक्सिबल है, दैट इज ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ इनवैजिनेट करती है, ओके, इस तरीके से। तो यहां पर आपको एक क्लीवेज फरो फॉर्म होता हुआ नजर आता है। सो क्लीवेज फरो यानी कि ब्रेकडाउन का एक अंदर की तरफ डिप्रेशन नजर आएगा जो कि बनता है बाय एक्टिन। सो एक्टिन एक माइक्रोफिलामेंट है या एक प्रोटीन है जिसकी रिंग फॉर्मेशन की वजह से आप देखोगे जो इनका साइटोप्लाज्म है वो अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट करता जाएगा बाय द इनवैजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे जैसे क्लोज आती जाएगी ये फरो आपस में डीपर होता जाएगा, एंड दोनों तरफ से जब ये फरो आपस में मीट करेंगे उस पॉइंट पे ये दो सेल्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं, एंड हेंस आपको डिवीजन नजर आता है ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो आप देखेंगे यहां पर आउटवर्ड टू इनवर्ड मूवमेंट नजर आ रहा है, या आपको डिवीजन नजर आ रहा है ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो यहां पर जो फरो फॉर्मेशन है दैट शोज सेंट्रीपेटल टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस, बिकॉज वो हमेशा पेरीफेरी यानी कि आउटर साइड से इनवर्ड मूव करेगा। ओके, तो ऐसी साइटोकाइनेसिस आउटवर्ड टू इनवर्ड होती है। ओके, अब हम देखें अगर प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल के बाहर जो आउटरमोस्ट बाउंड्री है वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, इट इज इनएक्सटेंसिबल, क्योंकि आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो इन्वेजिनेशन ऐसे तो पॉसिबल है नहीं है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कुछ पैकेज्ड मटेरियल गोल्जी बॉडीज प्लांट के वो रिलीज करते हैं, जिनमें एक्चुअली यहां पर जो कि प्रिकर्सर होते हैं ऑफ द न्यू सेल वॉल टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो वो जो प्रिकर्सर होते हैं दे आर कॉल्ड द
सेल प्लेट, जो कि एक्चुअली दे आर नथिंग बट द मिडिल लैमेला। तो याद है आपको, जब मैंने आपको सेल वॉल पढ़ाई थी प्लांट की, तो मैंने बोला था मिडिल लैमेला इज दैट लेयर जो कि अडेयर करती है दो सेल्स को टुगेदर। तो वो सेल प्लेट ही सेल प्लेट ही फॉर्म कर रही है। तो सेल प्लेट इज नथिंग बट दी मिडिल लैमेला, जो कि बनी होती है फ्रॉम दी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। याद है आप सभी को? सो उसकी दोनों तरफ आपको सेल वॉल का डिपोजिशन नजर आएगा, एंड फाइनली ये जो है वो इनवर्ड टू आउटवर्ड मूव करेगी। तो ये जो सेल वॉल्स हैं, तो ये जो सेल प्लेट है इनफैक्ट आपस में ज्वाइन करती जाती हैं टुगेदर, एंड फाइनली इनकी ज्वाइनिंग से दे आर गोइंग टू मूव आउटवर्ड टू मीट द लेटरल सेल वॉल। तो प्लांट की ये जो लेटरल सेल वॉल ऑलरेडी जा रही है ना, इनको ये मीट कर जाएंगी आफ्टर कंप्लीटली ज्वाइनिंग टू ईच अदर। तो ये सारी सेल प्लेट ज्वाइन हो जाएंगी एंड दे आर गोइंग टू डिवाइड द प्लांट सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो इस तरीके से सेल प्लेट का फॉर्मेशन आपको नजर आ रहा है फ्रॉम इनवर्ड्स टू आउटवर्ड। तो ऐसा टाइप का जो साइटोकाइनेसिस है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस, बिकॉज इट इज फ्रॉम इनवर्ड्स टू आउटवर्ड। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि आपको याद रखनी है दैट इज सिंसाइशियम। तो कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए न्यूक्लियस बार बार डिवाइड कर रहा है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। तो वो कंडीशन कहलाती है सिंसाइशियम। तो सिंसाइशियम रिप्रेजेंट करती है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको जो कोकोनट वाटर में आपको लिक्विड एंडोस्पर्म देखने को मिलता है ना, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दी सिंसाइशियम कंडीशन। सो आगे आप जब अपना क्लास 12 का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी पढ़ेंगे, तब भी आप देखेंगे 3 टाइप के एंडोस्पर्म्स होते हैं, जिनमें कि एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जहां पर कैरियोकाइनेसिस तो होता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। इसका मतलब उस एंडोस्पर्म में बहुत सारे फ्रीली फ्लोटिंग न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, राइट। सो वो रिप्रेजेंट करते हैं द सिंसाइशियम कंडीशन। सो आई होप ऑल दीज थिंग्स जो कि साइटोकाइनेसिस से रिलेटेड थी, दोज आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं एक वीडियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जहां पर हम देखेंगे वेरियस चेंजेस जो कि आपको देखने को मिलते हैं इन अ सेल जो कि माइटोसिस को अंडरगो करता है। सो यहां पर आपको इनिशियली इस फिगर में नजर आ रहा है एक सेल, और इस सेल में आपको कुछ सेल ऑर्गेनल्स नजर आ रहे हैं, और आपको बहुत प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है एक न्यूक्लियस जिसके अंदर अगेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस भी आपको नजर आ रहा है। और यहां पर जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमैटिन मटेरियल या फिर क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। ओके, एंड साथ ही साथ यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सेंट्रियोल्स भी नजर आ रहे हैं। तो ये डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पर्टिकुलर सेल है वो इंटरफेस को अंडरगॉन कर चुका है, बिकॉज डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल जो है वो इंटरफेस की एस फेज में हो चुका होता है, राइट। तो आइए आप देखते हैं कि कैसे कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी कि जो वेरियस स्टेजेस हमने पढ़ी थी ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, वो कैसे आपको नजर आएंगी अंडर अ माइक्रोस्कोप। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो गई, और साथ ही साथ न्यूक्लियोलस और जितना भी आपका क्रोमैटिन मटेरियल था वो देखिए कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बना लिया, जो कि देखिए अरेंज हो जाएगा ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन इन द मेटाफेज, राइट। अब ये मेटाफेज के बाद अब ये देखिए सेपरेशन हुआ, आपके क्रोमोसोम्स ब्रेक कर गए इनटू डॉटर क्रोमोसोम्स और मूव कर गए ऑन द ऑपोजिट पोल्स, राइट। तो ये एनाफेज की स्टेज थी। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब आप देखेंगे यहां पर जितनी भी साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द 2 सेल्स, एंड आप देखोगे वापस से धीरे धीरे ये जो क्रोमोसोम्स है वो डीकंडेंस होगा इनटू क्रोमैटिन फाइबर्स, एंड आपको डेवलप होती हुई नजर आएगी द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और साथ ही साथ एक न्यूक्लियोलस। देखिए कुछ इस तरीके से आपको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साथ ही साथ एक न्यूक्लियोलस का डेवलपमेंट भी नजर आएगा। एंड so how the cell divides into 2 cells, right? तो इस तरीके से आपको माइटोसिस देखने को मिलती है इन अ लिविंग सेल। आई होप ये वीडियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपको वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस को समझने में हेल्प किया होगा। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं द सिग्निफिकेंस और द इंपॉर्टेंस ऑफ द माइटोसिस। ओके, तो आखिरकार ये माइटोसिस जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यों? तो ये टाइप की जो सेल डिवीजन है, पहले तो आप जानते हैं इसके बारे में, ये आपको हमेशा डिप्लॉइड सेल्स यानी कि बॉडी सेल्स जो कि होती है जिनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलेंगी। तो इसमें आपको हमेशा डिप्लॉइड डॉटर सेल्स ही फॉर्म होती हुई नजर आती है, जिनका जो कॉम्पोजिशन है दैट इज डीएनए का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो इसका मतलब जो डॉटर सेल्स हैं दे आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल।
ठीक है। तो ऐसे टाइप की सेल डिवीजन की हमको जरूरत कहां पड़ेगी? तो ऐसे टाइप की सेल डिवीजन हमको रिक्वायर्ड होती है फॉर द ग्रोथ सबसे पहले तो। जितनी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, दे ऑल बिगिन देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, जो कि था द फर्टिलाइज्ड एग और द जायगोट। तो जब ये अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं तो एक सिंगल सेल से बहुत सारे सेल, दैट इज मिलियंस ऑफ सेल्स अराइज करते हैं, एंड वो जो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म द एंटायर बॉडी। ओके, सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये ग्रोथ का काम करते हैं, ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ाते हैं, बिकॉज साइज का इंक्रीमेंट क्या हुआ? द इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ सेल्स। ओके, जो कि अगेन आएगा कहां से? फ्रॉम सेल डिवीजन, दैट इज इस केस में माइटोसिस। ठीक है। और इवन प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में आपको पता है कुछ टिश्यूज हैं जो कि कॉन्स्टेंटली डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं, दे आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है जब माइटोसिस करेंगे तो दे विल कंटिन्यूसली ऐड न्यू सेल्स, और न्यू सेल्स जब ऐड होंगे सो दे विल रिक्वायर मोर स्पेस, और जब ज्यादा स्पेस रिक्वायर होगी तो वो और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो साइज बढ़ेगा। तो एज अ रिजल्ट कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट विल टेक प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ, इजंट इट? ठीक है। अब सेल के लेवल पे माइटोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है? ये तो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे था जो कि मल्टी सेल्यूलर था। इवन मैं आपको बता दूं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के केस में ये जो सेल डिवीजन होता है इट इज अ मोड ऑफ इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर एक अमीबा है वो अपना साइज बड़ा तो नहीं कर सकता है ना, वो अपना नंबर बनाने की कोशिश करता है बाय डिवाइडिंग, ताकि वो नंबर ऑफ माइटोसिस करने के बाद अपने जैसे इंडिविजुअल्स को इंक्रीज कर सके इन इट्स कॉलोनी। ठीक है। तो अगर हम बात करें सेल ग्रोथ की, मान के चलिए एक सेल है जो कंटिन्यूअसली ग्रो किया जा रहा है बाय अब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है। तो अगर एक सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करता जाएगा उसकी वजह से क्या होगा? जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या मतलब है इसका? कैसे एक न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होगा? तो देखिए, इसको समझने के लिए आप एक अंदाजा लगाइए कि सपोज ये एक सेल है, ठीक है, जिसका ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक नॉर्मल सेल था। तो इस न्यूक्लियस के पास आप जानते हैं न्यूक्लियस जो होता है वो एक सेल का क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है। जितनी भी एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का है। तो मान के चलिए अगर ये सेल कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट को सराउंडिंग से अब्सॉर्ब करता जाए, ओके, तो व्हाट विल हैपन? ये सेल साइज में बड़ा होने लगेगा। ओके, तो इन कंपैरिजन टू द न्यूक्लियस, मान लीजिए अगर ये सेल इतना बड़ा हो गया और न्यूक्लियस इतना सा रहा, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अभी तक इस न्यूक्लियस को सिर्फ इतने साइटोप्लाज्म की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना था, बट अब क्या होगा? अब इतने से न्यूक्लियस को इतना सारा साइटोप्लाज्म की जो स्पेस है, जो इतनी भी एक्टिविटी है, उसको कंट्रोल करना होगा। तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो था वो डिस्टर्ब हो गया। तो अब यहां पर इस न्यूक्लियस को ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ दिस साइटोप्लाज्म। तो ऐसे में क्या होगा? एरर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर बल्कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है टू बी कंट्रोल्ड बाय अ स्मॉल न्यूक्लियस। तो इसीलिए सेल जो है वो डिसाइड करता है कि वो डिवाइड कर जाए, ताकि जब उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा तो वो डिवाइड होने के बाद जब न्यूक्लियस की डुप्लीकेट कॉपी बना के उसके पास भेज देगा, जिससे कि व्हाट विल हैपन? द टू सेल्स जो कि फॉर्म हुए हैं फ्रॉम अ सिंगल सेल कुड बी एफिशिएंटली मैनेज्ड, ताकि वो इजीली मैनेज हो सके। सो टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एक सेल को माइटोसिस अंडरगो करना पड़ता है, ताकि एफिशिएंट मैनेजमेंट हो सके सेल की एक्टिविटीज का, राइट। सो आई होप ग्रोथ में माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि आपको देखने को मिलता है ऑफ द माइटोसिस। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं द सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, दैट इज द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉर्न आउट टिश्यूज। यानी कि वो टिश्यूज जो कि डैमेज हो चुके हैं, वॉर्न आउट हो चुके हैं, ज्यादा ओवर यूज हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करने का, या फिर कहीं पर कोई कट्स हैं, कई वुंड्स हैं, तो उनको हील करने के लिए रिपेयर का काम जो है वो माइटोसिस कैसे इनिशिएट कराता है। तो आपको पता है, नॉर्मली एग्जांपल के तौर पे हम जानते हैं कि जब भी कहीं हमें बॉडी पे वुंड होता है, सपोज एक कट लगता है, तो जहां पर भी कट होगा वो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद वहां पर स्किन की एक नई लेयर आती है। दैट मींस एडिशन ऑफ न्यू स्किन सेल्स वहां पर आपको देखने को मिलता है। वो कैसे होता है? बिकॉज आप जानते हैं हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स को फॉलो करती है, और जो भी सेल्स सराउंडिंग में होते हैं उस कट के, वो उस कट को सेंस कर लेते हैं कि वहां पर सेल्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो सिग्नल भेजते हैं आपके ब्रेन को, और वहां से
वापस से सिग्नल आते हैं दैट दो सेल्स नीड टू डिवाइड, जो कि उस वुंड के चारों तरफ थे। तो जो चारों तरफ वुंड के आपको सेल देखने को मिलेंगे वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे वो नंबर बढ़ाते हैं अपना, वैसे वैसे वो सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने लगते हैं ऑफ द कट रीजन, और फाइनली वो उसको कवर कर देते हैं। तो दिस हाउ आपके जो सेल्स हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं टू द वॉर्न आउट टिश्यूज, या फिर जो भी इंजरीज आपको हुई थी, जो रिपेयर वर्क है बेसिकली उसको। सो इवन आपकी जो स्किन की अपर लेयर है वो भी शेड ऑफ होती रहती है, बिकॉज वहां पर सेल्स जो है, न्यू जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली इनर लेयर से ऊपर आते जाते हैं, और पुराने सेल की लेयर जो डेड हो चुकी है वो वाइप ऑफ होती रहती है। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस। एंड जो इनर लाइनिंग आपकी होती है गट की, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, तो आपको पता है ना जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके थ्रू फूड पार्टिकल्स पास करते हैं। तो जब फूड जो है वो डायरेक्टली उस इनर लेयर के कांटेक्ट में है ना, तो जब भी फूड पार्टिकल उससे पास करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से जो इनर मोस्ट सेल की लेयर है वो भी वाइप ऑफ होती रहती है। तो वो वाइप ऑफ होती रहेगी, तो उसको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स चाहिए होंगे, और वो सेल्स भी जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं उनके डिवीजन से ही आते हैं। सो इनर लाइनिंग के जो सेल्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट के लिए, एंड साथ ही साथ जो ब्लड सेल्स होते हैं उन सभी की रिप्लेसमेंट के लिए आपको माइटोसिस की जरूरत होती है। सो आई होप ऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, जो कि है द इक्वेशनल डिवीजन, आप सभी को अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो बच्चों, चूंकि आपने यहां पर पढ़ लिया है द वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, और आपने एक सेल साइकिल में जितनी भी स्टेजेस होती हैं वो कैसे आकर करती हैं वो समझ लिया है, नाउ इट इज टाइम कि हम डिस्कस करें सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को। तो चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे आप वेहिकुलर ट्रैफिक में जा रहे होते हैं तो आपको वेरियस, आपके रास्ते में डेस्टिनेशन पहुंचते पहुंचते आपको जो जर्नी होती है बीच में आपको सेवरल चेक पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपको असेस किया जाता है वेहिकुलर ट्रैफिक को, जैसे कि आपको रोक के वहां पर आपका लाइसेंस, आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है व्हीकल का, वो सारी चीजें रेगुलेट की जाती है ट्रैफिक के लिए। सिमिलरली सेल साइकिल में भी वेरियस पॉइंट्स होते हैं जहां पर सेल को एसेस किया जाता है ताकि एक प्रॉपर सेल डिवीजन initiate हो सके. So they are the points along the cell cycle during which conditions and the progress of the cell cycle or the cells is assessed ताकि proper cell division ensure हो सके. ठीक है, तो आखिरकार कैसे आपको देखने को मिलेंगे? तो एक नॉर्मल सी सेल साइकिल का रिप्रेजेंटेशन है जहां पर आप जानते हैं वेरियस इंटरफेस की स्टेजेस दैट इज G1, S एंड G2 इज प्रेजेंट एंड देन वी हैव द M फेज. तो पहला जो चेक पॉइंट आपको देखने को मिलता है, बेसिकली 3 चेक पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं दी सेल साइकिल. द नंबर 1 इज कॉल्ड द G1 चेक पॉइंट. तो G1 चेक पॉइंट आते टाइम या G1 चेक पॉइंट जो है वो नॉर्मली आपको G1 फेज और S फेज के बीच में नजर आता है एट द जंक्शन. सो ये जो G1 चेक पॉइंट है देखिए आपको यहां नजर आ रहा है. इस G1 चेक पॉइंट पे चेक किया जाता है क्योंकि अभी G1 स्टेज में सेल ग्रो करके आया है ना, तो चेक किया जाता है कि क्या सेल की प्रॉपर ग्रोथ हुई है कि नहीं और क्या उसके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है कि नहीं ताकि वो आगे जाके डिवाइड कर सके. क्योंकि आगे जाके एनर्जी का कंजम्पशन होना है और एनर्जी कहां से आएगी? बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स शुड बी प्रेजेंट. साथ ही साथ क्योंकि सेल को आगे भी ग्रो करना है, साइज में अपना कंटेंट बढ़ाना है, तो ग्रोथ फैक्टर्स भी प्रेजेंट होने चाहिए और साथ ही साथ डीएनए की अगर कोई डैमेज हो तो उसको भी चेक होना चाहिए. तो ये सारी चीजें G1 S पॉइंट पे चेक की जाती है. इस पॉइंट पे ही एक सेल डिसाइड करता है कि उसको उस सेल को डिवाइड करना है या नहीं करना है. तो यानी कि G1 S चेक पॉइंट को अगर एक सेल क्रॉस कर जाता है इसका मतलब सेल कमिट कर लेता है दैट इट हैज टू डिवाइड. और अगर उस सेल को डिवाइड नहीं करना है इट हैज टू एंटर इनटू अ स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी जहां पर वो अब डिवाइड नहीं करेगा, तो वो इसी पॉइंट से एंटर कर जाता है इनटू द रेस्टिंग स्टेज कॉल्ड द G0 स्टेज. सो आई होप G1 S चेक पॉइंट या फिर सिंपली G1 चेक पॉइंट के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा. ओके, नाउ जो सेकंड आपको चेक पॉइंट देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड G2 चेक पॉइंट. और ये जो G2 चेक पॉइंट है ये आपको देखने को मिलता है एट द जंक्शन ऑफ G2 फेज एंड द M फेज. राइट, सो ये जो चेक पॉइंट है इसमें आपको देखने को मिलेगा. सो दिस इज दैट G2 चेक पॉइंट. तो G2 चेक पॉइंट कब आया? देखिए G1 चेक पॉइंट के बाद. तो इस बीच में क्या पढ़ा? S फेज पढ़ी और G2 फेज पढ़ी. तो S फेज में क्या हुआ था? डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था या डुप्लीकेशन हुआ था. तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या डीएनए का प्रॉपर रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसको चेक करेगा. दूसरी चीज, क्योंकि अब ये G2 फेज से होकर भी आया है जहां पर अगेन सेकंड ग्रोथ हुई थी, तो उसमें चेक करेगा क्या सेल का साइज बड़ा बिग इनफ है टू डिवाइड या नहीं, तो उसको भी चेक करेगा द G2 चेक पॉइंट. तो G2 चेक पॉइंट आपको G2 और M के जंक्शन पे देखने को मिलेगा. और थर्ड टाइप का जो चेक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड मेटाफेज चेक पॉइंट. इसको हम लोग स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट भी बुलाते हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिंडल असेंबली
चेक पॉइंट, या इसको हम लोग माइटोटिक स्पिंडल चेक पॉइंट भी बुलाते हैं। तो ये आपको चेक करने के लिए बनाया गया है। ये आपको देखने को मिलता है बिटवीन मेटाफेज एंड एनाफेज। सो मेटाफेज और एनाफेज के बीच में ये चेक पॉइंट आता है, जहां पर चेक किया जाता है कि मेटाफेज फेज के एंड होते होते क्या स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपर्ली काइनेटोकोर से अटैच हुए हैं या नहीं। अगर वो प्रॉपर्ली अटैच नहीं हुए हैं तो क्या होगा, एनाफेज के टाइम पे उनका डिटैचमेंट नहीं हो पाएगा, सेंट्रोमियर की प्रॉपर स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी, और सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रॉपर्ली सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे इनटू द टू डॉटर सेल्स। ठीक है, तो उसको इंश्योर किया जाता है एट दिस चेक पॉइंट, कि जहां पर क्रोमोसोम्स पर स्पिंडल का अटैचमेंट को चेक किया जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज होती हैं एट द वेरियस चेक पॉइंट्स। आइए इन सबको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं व्हाइल वी आर डिस्कसिंग द मेटाफेज चेक पॉइंट इन डिटेल। ओके, तो बच्चों एज आई टोल्ड यू 3 चेक पॉइंट्स थे, जिनमें से पहले 2 चेक पॉइंट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने पहले ही बता दी है। दैट G1S चेक पॉइंट पे क्या क्या चेक होगा, ग्रोथ एंड ऑब्वियसली कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह अवेलेबल है या नहीं। G2 चेक पॉइंट या G2M चेक पॉइंट पे चेक किया जाएगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन प्रॉपर हुआ है और सेल का साइज बिग इनफ है टू डिवाइड या नॉट। एंड लास्टली जो M चेक पॉइंट है, इसको हमें ध्यान से देखना है। इसको हम माइटोटिक स्पिंडल चेक पॉइंट भी बुलाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था इसको स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट भी बुलाते हैं। इस पे एक प्रोटीन है जिसका नाम है APC। APC स्टैंड फॉर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेट हो जाता है एट दिस चेक पॉइंट। तो इनिशियली क्या होता है, आप देखिए मेटाफेज के स्टेज पे क्या होने वाला है। मेटाफेज के स्टेज पे आप देखते हैं कि यहां पर ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर पे आपके ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड अरेंज्ड है, राइट, और यहां पर ये आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं। सो दीज आर योर स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो अब ये स्पिंडल फाइबर जो हैं इन क्रोमोसोम पे अटैच्ड है ऑन द 2 काइनेटोकोर्स। तो ये एक काइनेटोकोर है, दिस इज अनदर काइनेटोकोर। और आप नोट करेंगे ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड आपस में कुछ प्रोटीन से ज्वाइंट रहती हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं इन्हें हम बुलाते हैं कोहेजेंस। क्या कहते हैं, कोहेजेंस। तो ये जो कोहेजन नाम के प्रोटीन्स हैं, हमें इनको रिमूव करना होगा, तभी एनाफेज के टाइम पे ये सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट हो सकती हैं इनटू 2 डॉटर क्रोमोसोम्स। तो इनको मूव करने के लिए क्या होता है, इन कोहेजन को रिमूव करने के लिए ऑलरेडी हमारे सेल में एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसे बुलाते हैं सेपरेज। तो सेपरेज नाम का एक एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जो कोहेजन को रिमूव कर सकता है, बट वो इनएक्टिव रहता है, बिकॉज इनएक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए उस पे एक इनहिबिटर अटैच रहता है जिसका नाम होता है सिक्योरिन। तो सिक्योरिन नाम का ये जो इनहिबिटर है ये अटैच रहता है टू दिस एंजाइम, ताकि ये एंजाइम अपनी एक्टिविटी ना कर पाए। तो अगर हमको इस सेपरेज को एक्टिव करना है ताकि जाके ये कोहेजेंस को रिमूव कर दे, ताकि एनाफेज के टाइम पर इजीली स्प्लिटिंग हो सके सिस्टर क्रोमैटिड्स की, उसके लिए एक एंजाइम या एक प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, दैट इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड दी APC, दैट इज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। दैट इज, देखिए ये जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है ये एक डिग्रेडिंग प्रोटीन है। सो दिस इज अ डिग्रेडिंग प्रोटीन। तो ये जाके क्या करेगा, इस सिक्योरिन नाम के इनहिबिटर को रिमूव कर देगा, और जब ये इनहिबिटर ही हट गया तो अब ये सेपरेज नाम का एंजाइम एक्टिव हो गया और ये जाकर इस कोहेजन को यहां से डिग्रेड कर देगा। तो ये जो आपके कोहेजन नाम के प्रोटीन से ये सेपरेट हो जाएंगे एंड फाइनली सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाएंगी इनटू डॉटर क्रोमोसोम्स एट द एनाफेज स्टेज। और इसीलिए APC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग दी M check point. So remember APC stand for anaphase promoting complex, जो कि डिग्रेडिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और वो हेल्प करता है इन दी सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग दी एनाफेज। नहीं तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस से डिटैच होंगी ही नहीं, राइट। तो बच्चों दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आई होप आज की वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक्स को कवर किया है फ्रॉम दिस चैप्टर वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट टाइप की सेल डिवीजन मायोसिस और मियोसिस को डिटेल में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न फ्री है पर बेस्ट है।